जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई सबकी? बढ़िया एकदम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होगे। मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे हैं फॉर द एनटीएससी एंड योर जेई प्री फाउंडेशन। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। नंबर सिस्टम सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला पार्ट फिनिश कर चुके होगे। अलजेब्रा का कंप्लीट पोर्शन हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का पोर्शन। और ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये वन शॉट वीडियो होगी जिसमें कंप्लीट थ्योरी जो भी इस चैप्टर की है वो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे और वो प्रैक्टिस सेशन लाइव होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी थ्योरी समझ लेते हैं आज के सेशन में तो आप लाइव प्रैक्टिस करने जरूर आओगे। लाइव प्रैक्टिस करने में क्या चीज है कि आप मेरे साथ बैठकर सवाल लगाओगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप अटेम्प्ट करोगे। फिर अगर आपको कोई चीज नहीं आएगी तो आप चैट बॉक्स में पूछोगे और फिर वहीं पर हम चीजें डिस्कस करेंगे। आप बाद में रिकॉर्डेड देखते हो, ये अच्छी बात है, बट अगर आप लाइव भी आओगे तो और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो तो सारी चीजें करने वाले हैं तो यार मेक श्योर कि यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे बाद में भी देखते हैं यार रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, अगर आपको ये मेहनत हमारी सारी चीजें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये हमारा डे 23 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, पहला लेक्चर। और कोशिश यही रहेगी कि वन शॉट में इसको फिनिश कर दें। इसके अलावा आप सभी बच्चे जो भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है मेक श्योर कि टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। @रैंकर्स NTSC 2023 का हमारा टेलीग्राम चैनल है, सारे बच्चे जुड़ जाएं भाई। जो भी चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा ऐप पर आपके नोट्स डाल दिए जा रहे हैं। ऐप कौन सा है? हमारा रैंकर्स NTSC का ऐप है भाई। जो भी बच्चे अभी तक नहीं डाउनलोड किए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल आपके लिए DPP वहीं पर अपलोड की जाती है। इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स वहीं पर अपलोड की जाती है। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी अगर इनरोल करते हैं तो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज केवल और केवल 499 में, जिसमें आपको 28 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं। तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में थ्रू द ऐप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं 1 साल तक, मतलब जब तक आपका स्टेज 1 नहीं हो जाता तब तक के लिए आप पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे चीजें समझनी है, भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप वो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए आजाद हैं, ऐप पर जाइए, वहां से पे करिए, फिर उसके बाद हमारी टीम, मैं या कुणाल सर आपको कॉल करेंगे और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यार अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक, ये 9th और 10th की अगर लेवल से देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। 9th और 10th में तो कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं दिया है। बस 11th में जब जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बेहतरीन चीज है ना। तो उसके लिए मैं आपका चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहे, ये बेसिक चीजें आपको पता रहे, ताकि अगर आप 11th में जाओगे तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्या पढ़ना है बेसिकली सबसे पहले समझ लेंगे यार कि इसका इंट्रोडक्शन, सारी चीजें देख लेंगे। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आजा भाई चल जा। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, कोलिनियरिटी क्या होती है पढ़ने वाले हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये पढ़ने वाले हैं, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ये 10th का सिलेबस है, ये पढ़ने वाले हैं। सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये 10th का चैप्टर है। तो यार देख रहे हो आपका 10th का सिलेबस भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, स्लोप ऑफ द लाइन, कुछ लाइन के बारे में भी बात करेंगे, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर यार आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको नोट करते चलिएगा, आराम से समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए एक लाइक दे दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यार इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? देखो ज्योमेट्री आपको समझ में आ रही है कि वो जो हम बचपन में हमें कहा जाता है ना रेखा गणित, हिंदी में से रेखा गणित कहते हैं, जहां पे हम स्केल, कंपास, डी, प्रोट्रैक्टर, इन सारी चीजों का यूज करते हैं, वो ज्योमेट्री में हम सारी चीजें पढ़ते हैं। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द फिगर के बारे में चीजों को पढ़ना है ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपका घर यहाँ है, ठीक है, आपका घर यहाँ है और आपका स्कूल मान लीजिए यहाँ है। तो आपके घर और आपके स्कूल में कुछ डिस्टेंस होगा। अब इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपको पता करना पड़ेगा कि भाई एक किसी फिक्स पॉइंट से मेरा घर कितनी दूरी पर है और ये घर कितनी दूरी पर है, तो फिर उनके बीच में आप डिस्टेंस निकालोगे, या फिर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, चल के आओगे, देखोगे कि भाई ये कहां पे है। ठीक, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना, ये किधर है, किस डायरेक्शन में, ये सारी चीजें कहां से पता चलती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इस घर का लोकेशन पता करना,
ठीक है, लोकेशन, इस स्कूल का लोकेशन पता करना, ये इस लोकेशन से किस लोकेशन पर कितनी दूरी पर है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़ाई जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, किसी एक पॉइंट का लोकेशन इन ए प्लेन। बस सिंपल सी बात समझिए, एक पॉइंट मान लीजिए x, y। अब ये x, y है कहाँ, ये अगर आपको पता करना है तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये बेसिक सी बात हो गई। इसके अलावा आपका शुरुआत होता है कार्टेशियन प्लेन से। कार्टेशियन प्लेन, जब आप नंबर लाइन बनाते थे तो केवल आप क्या बनाते थे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे। अब इसी के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ये, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। अभी जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो बेसिक बात मैं बता रहा हूं। इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। इधर साइड होता है निगेटिव एक्स एक्सिस और इधर साइड होता है निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। ये जो आपके पास एक प्लेन आया है ना, ये एक प्लेन है, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, 2D फिगर, ये 2D। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। XY plane is known as कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन में ये जो मिड पॉइंट आपको मिल रहा है ना, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाता है हमारा ओरिजिन। क्या कहलाता है, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब जहां से चीजों की शुरुआत होती है, जो सबसे बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट का अगर आपको मैं दे दूं कोऑर्डिनेट, तो इसे कहते हैं 0,0। मतलब एक्स एक्सिस पर भी ये 0 है और वाई एक्सिस पर भी 0 है। अब कह रहे हो कि भैया ये कोऑर्डिनेट की बात क्या कर रहे हो, जैसे कोई भी पॉइंट अगर आपको यहां पर मिलता है, कहीं पर भी मिलता है, तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होता है। मतलब अगर आपको इसकी लोकेशन पता करनी है तो आपको कुछ दिया जाएगा ना भाई। अगर मुझे किशन जायसवाल को बुलाना है तो मैं उसका नाम लेकर बुलाऊंगा, भाई किशन आ जा, तो मैं जाऊंगा। तो ऐसे ही कोई भी पॉइंट कहीं पर भी प्लेन में रहेगा तो उसका एक फिक्स नेम होगा, एक उसका कोऑर्डिनेट होगा, ताकि आप पता कर सको कि भाई वो पॉइंट है कहाँ। तो इसी प्रकार से कोई भी पॉइंट जो लिखा जाता है वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से होता है, वो होता है आपका x, y। हमेशा x को हम पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। ये जो x होता है इसे हम कहते हैं एब्सिसा। स्पेलिंग देख लेना, एब्सिसा, स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं इसका, ABSCISSC, ठीक है, एब्सिसा इसे कहते हैं। और ये जो y होता है ना, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो होता है y, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। अब ये ओरिजिन है, इधर के साइड में क्या होगा, इधर के साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए 1, यहाँ मान लीजिए 2, यहाँ मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, एरो है तो इसका मतलब बहुत आगे जाएगा। अब ओरिजिन के अगर आप लेफ्ट में आते हो तो आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ये बेसिक बातें बता रहा हूँ, क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ओरिजिन के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6। ओरिजिन के नीचे जाओगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। अब ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है ना, ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये इस पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। दिख रहा है आपको, आजा भाई इस साइड आजा। हाँ, ये जो एक्स वाई प्लेन है इस पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है और इसको हम कहते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर आप पॉइंट रखते हो ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलता है। मतलब x की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो यहां पर आपको हमेशा क्या मिलता है, प्लस और प्लस, ठीक। अब इधर अगर मैं तुमसे पूछता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में x तो होता है निगेटिव, इधर निगेटिव दिख रहा है, और y क्या है, y पॉजिटिव है। क्लियर। तो रटना नहीं है, कुछ समझना है। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो पहले x लिखते हैं, तो x पे कोई भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और y की बात करूं तो वो भी निगेटिव होगा।
अगर मैं इधर बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और y क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं भाई साहब। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, अगर मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट लिया, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया यहां, ये लिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई एक्स एक्सिस पर कहां मिल रहा है, ये 4 के सामने है, 4 के जस्ट ऊपर, और ये 5 के, तो ये क्या हो गया 4,5। अब ये सारी चीजें आप क्लास 9 में पढ़ के आए, ये क्या है 4,5। ये 4,5 क्या बताता, क्या है ये 4 बताता है कि ओरिजिन से x तक की दूरी कितनी है, 4 है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5 है। क्लियर, यही बताता है। क्लियर, तो मतलब अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे दूं मैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया आपको -4, -2, इसका मतलब ओरिजिन से -4 आप लेफ्ट जाओगे और ओरिजिन से आप -2 नीचे जाओगे, जहां पे वो पॉइंट मिलेगा वही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4, -2। कोई भी आपको पॉइंट दिया जाए आप कोऑर्डिनेट प्लेन में दर्शा सकते हो। ये बेसिक चीजें आपको क्लास 9 में पढ़ाई गई होंगी, आपने पढ़ा भी होगा, बट आपको एक बार चीजें रिवाइज करानी है, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए, कोई भी यहां पे दिया जाए, तो यहां पे जो पॉइंट आएगा, मान लीजिए ये आ गया आपका 3,6 आ जाएगा, इधर आ गया, मान लो इधर आएगा तो वो क्या होगा -9, मान लीजिए +7 होगा। इधर आएगा तो क्या होगा, इधर हो जाएगा तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, मान लीजिए -3, -4 हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या होगा, x एक्सिस पॉजिटिव होगा तो ये 4 होगा, और y निगेटिव होगा तो -7 हो जाएगा मान लीजिए। तो कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है। क्लियर, बट आपको क्लियर है कि इधर इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया रहे तो आप यहाँ पर प्लॉट कर लोगे। क्लियर, थोड़ा बहुत तो लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ाया था। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, बेसिक बात है कि सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें पढ़ना कहां से, हमें यहां से पढ़ना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अगर आपको 2 पॉइंट में दे दूं तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है, बहुत आसान फॉर्मूला होता है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मान लीजिए ये एक पॉइंट है x1, y1, ये मान लीजिए a पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है b, और वो है x2, y2। क्लियर है, एक पॉइंट है a x1 y1, b है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी आपको पता करनी कि भाई ए बी लेंथ है कितनी, ए बी लेंथ है कितनी। ये अगर आपको पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, बस ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और टोटल रूट में है, ये ध्यान रखिएगा, टोटल रूट में है, सब कुछ रूट में है। अब अगर मैं मान लो कोई बच्चा कहता है भैया अगर यहां से देखते हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि अंदर कोई भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए ये -5 आ रहा है तो -5 का भी स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा, और +5 आएगा तब भी स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। तो ये ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता है कि x2 - x1 लिख रखा है या x1 - x2 लिख रखा है। ठीक, तो सिंपल सी बात समझ में आ गई सबको। एक बात कही जाती है, एक टर्म यूज होता है इक्वी डिस्टेंट। आपको एनसीईआरटी जब आज आप सॉल्व करोगे तो एक टर्म होता है इक्वी डिस्टेंट। इसका मतलब समझ लीजिए, इक्वी डिस्टेंट का मतलब मान लीजिए एक पॉइंट है P और यहां से एक पॉइंट है मान लीजिए A और ये B। कह रहा है कि 2 पॉइंट A और B आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P। इसका मतलब P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर है। ठीक, P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी अगर बराबर है तो क्या कहलाएगा कि P पॉइंट जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पर सवाल आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया आपको थ्योरी पोर्शन में भी। हालांकि सवाल आएगा तो वहां पे हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपको एक सवाल आया कि कोई एक पॉइंट है x, y, उसका आपको निकालना है कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। कोई भी अगर आपको x, y अगर दे दिया जाएगा तो उसको ओरिजिन से कितना निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन।
देखिए अब मान लीजिए ये है तो इसको हमने यहां से यहां पे मिला दिया है, ठीक। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना, मान लीजिए ओ है और ये पी है, तो हमें ओपी निकालना है। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब अंदर क्या आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से तो वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रहना चाहिए, एक फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट ये याद रहना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला सारा सवाल लगा लोगे, ठीक। अब जैसे इस पर सवाल कैसे आते हैं, जैसे कि आपको ट्रायंगल वेंगल के बारे में भी चीजें पूछी जाएंगी। जैसे एक ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा ट्रायंगल बता देता हूं। ट्रायंगल 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं, एक तो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों साइड क्या होते हैं, ए बी सी। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। मान लीजिए अगर आपको ट्रायंगल प्रूव करना है कि इक्विलेटरल है तो आपको ए बी डिस्टेंस किस फॉर्मूले से लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी ए निकाल लिया। अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल और केवल 2 साइड बराबर आएगा। ए बी इज इक्वल टू केवल बी सी आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है कि एक साइड बराबर नहीं आ रही तीसरे की, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, तो ऐसा केस में क्या होगा, वो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। एक और चीज आएगी आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपका ऐसा केस आता है राइट एंगल ट्रायंगल में और आपको ये मिल रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो आप कह दोगे कि भैया ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस अगर वहां पे प्रूव हो रहा तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। क्लियर, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपके क्लास 10th का टॉपिक होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी में अगर आपने देखी होगी तो थोड़ी बहुत आइडिया होगा, बट यहां पर चीजें समझिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, एक 2 पॉइंट है, ये है आपका ए x1 कॉमा y1, बी है आपका x2 कॉमा y2, ठीक। 2 चीजें हो गई। अब मान लीजिए एक P पॉइंट है, यहां एक P पॉइंट है, ये है x कॉमा वाई, क्लियर। अब P पॉइंट जो है वो इस लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए किसी m/n रेशियो में डिवाइड कर रही है। आपको जो कहेंगे भैया ये क्या कह रहे हो, जैसे मान लो एक लाइन है, मैंने इसको 1 2 इतने भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, ए बी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना है तो तुम कहोगे मान लो x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्लियर, समझना एकदम क्लियरली। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट इस लाइन को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि भैया 1 भाग इधर आ रहा है और 2 भाग इधर आ रहा है, मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है, 2 भाग और ये 1 भाग, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो यही चीज है, एक सेकेंड रुक जाइए। तो ये चीज हो गया 2 भाग 1 भाग 1 भाग 2 भाग, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसमें एक रिलेशन बनता है, ठीक है। कि भाई रिलेशन क्या बनता है कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई, आप पता कर सकते हो कि ये भाई कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई आप पता कर सकते हो कैसे, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m × x2, इधर वाले का मल्टीप्लाई इससे, m × x2 प्लस n × x1 डिवाइडेड बाई m + n। क्लियर, तो यहां से आपको क्या मिला, ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर, सिमिलरली m × y2 प्लस n × y1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m + n। क्लियर, तो ये सेक्शन फार्मूला से आपको क्या पता चला, सेक्शन फार्मूला से अगर आपका कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 + ny1 अपॉन m + n। क्लियर हो गया इतनी बात, इसमें किसी को कोई समस्या तो पूछो।
नहीं, क्लियर है। अब ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, अगर यही पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे तब, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एक्सटर्नली डिवाइडिंग, तो क्या होगा, तो देख लीजिए भाई, मान लीजिए ए है x1, y1 और b है x2, y2। अब मान लीजिए बाहर पॉइंट हमने ले लिया P, अब ये बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, अब यहां से यहां तक की दूरी डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी होगा, यहां से यहां तक का रेशियो मान लीजिए m दिया हुआ है और यहां से यहां तक का रेशियो n दिया हुआ है, तो ये पॉइंट इस लाइन को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब क्या हो जाएगा, कहोगे भैया बस प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, ये हो जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है। अभी हम इस पर क्लास में सवाल करेंगे, बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। जब हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चीज पर आपको सवाल देखने को मिलेगा, बढ़िया सवाल मिलेगा। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी जरूर अटेम्प्ट करिएगा, एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने के बाद, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए, जैसे यहां पर m/n हमने माना है, हम इसको k/1 भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, k/1 भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी मैं बता दे रहा हूं। इसको k/1 मान के सॉल्व करोगे तो मान लो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 3/7, तो इसका मतलब 3/7/1 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 3:7। ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, k की वैल्यू k/2, यहां पर m/n मान के, m/n की जगह हम क्या मान लेते हैं, k/2। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको निकालना है कि भाई किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, k/1 मारोगे, वो ज्यादा आसान होता है सॉल्व करना। यहां से k की वैल्यू आएगी रेशियो में और इस रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये 10th की चीजें हैं, सेक्शन फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इंटरनल डिवीजन के लिए था ये इंटरनल डिवीजन के लिए था। फिर उसके बाद एक्सटर्नल के लिए ये था mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। क्लियर। जहां पे प्लस था वहां पे हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। डन, इतनी चीजें हमारी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यहीं पर बातें आएंगी, जैसे मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट की बात आएगी, आपकी ट्राई सेक्शन की बात आएगी, और ये होता है बाइसेक्ट। ठीक है, मिड पॉइंट या बाइसेक्ट कहां पे आएगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन है तो इसको मान लीजिए ए बी, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भागों में डिवाइड करने का, इसका मतलब रेशियो कितने का होगा, 1:1 का, जितना पोर्शन इधर उतना ही पोर्शन इधर, तो इससे मिड पॉइंट आएगा। ट्राई सेक्शन में क्या होता है, किसी एक लाइन को 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना, एक एक और एक। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। अगर इस पॉइंट की बात करोगे तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। आपको ये पॉइंट निकालना होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, m की जगह 2 रखोगे, n की जगह 1 रखोगे। आपको ये पॉइंट निकालना होगा तो m की जगह 1 और n की जगह 2। तो बाइसेक्शन, ट्राई सेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट में सवाल, क्वेश्चन पे मतलब कि सवाल इस पर आते हैं। ठीक, चलिए, कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट, अभी मिड पॉइंट बता रहा हूं, मिड पॉइंट अभी आगे मैंने दे रखा है, उस पर सवाल आते हैं इसलिए मैं बताऊंगा। कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स क्या मतलब, कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट। ठीक है, एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए P है x1, y1, Q है x2, y2 और PQR है x3, y3। तो अगर आपने अभी तक एरिया ऑफ द ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो तब तक इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई जो PQ होगा प्लस QR होगा वो किसके बराबर होगा, PR होगा। अगर आप ऐसा प्रूव कर पा रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम प्रूव करते हैं। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में हो। तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में, तो क्या कहलाएंगे कि तीनों पॉइंट एक दूसरे के, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कैसे प्रूव करोगे, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऑलवेज बराबर होगा ये टोटल डिस्टेंस के। अगर ये कोलिनियर नहीं होता ना, अगर मान लीजिए कोलिनियर नहीं होता तो आपका ये बराबर आएगा नहीं। ये मान लीजिए P है, ये Q है और यहां पे मान लीजिए R यहां पे है, तो ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस कोलिनियर नहीं होगा, ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग हो गई। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट डन। अब इसके बाद मिड पॉइंट की बात जो मैंने वहां पर करी, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है आपका, एक लाइन है P x1, y1 Q x2, y2, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हम अगर इस पॉइंट को निकालना चाहते हैं Px, y या Ax, y, तो Ax, y किसके बराबर होगा? 1 × x2, 1 × x2 प्लस 1 × x1, 1 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, फिर 1 × y2, 1 × y2 प्लस 1 × y1, 1 × y1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। क्लियर? ये हो जाएगा आपका x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना है? x कोऑर्डिनेट का सम करके 2 से डिवाइड किया, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट्स के सम करके 2 से डिवाइड किया, y कोऑर्डिनेट आ गया। आसान चीज, याद रहेगी सबको, ठीक। समझते चलिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहां तक डन, यहां तक किसी को कोई चीज समझने में समस्या नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट के बाद आपकी चीजें आती हैं अब सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना है आपको। सरकम सेंटर, चौथी चीज याद नहीं आ रही, दिमाग में सोच रहा था, ठीक। अब सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे आसान चीज है सेंट्रॉइड, ये आपके सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में, बट आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। मीडियन, मीडियन, फिर उसके बाद आपका होता है एंगल बाइसेक्टर, फिर उसके बाद आपका होता है एंगल बाइसेक्टर के बाद होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक चीज होती है एल्टीट्यूड, ठीक। सारी चीजें सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपने ले लिया, बहुत ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर कर लेंगे। ट्रायंगल में इस चीज को हम और पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम ट्रायंगल में फिर दोबारा पढ़ेंगे और बहुत प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो आपको चीजें समझाऊंगा वो समझ लोगे तो आप कोऑर्डिनेट में आसान रहेगी। मीडियन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, भाई पेन सही चल रहा, इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो कि सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मीडियन क्या होती है? ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये क्या हो गई? मीडियन हो गई। तो यहां बी से ड्रॉ किया AC पर और सी से ड्रॉ किया कहां? AB पर, तो ये क्या होगा? ये बराबर हो गया इससे, ये इससे बराबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मीडियन। अब मीडियन जहां पर मिले ना, अब यहीं पर समझ लो, मीडियन ये जहां पर मिला ये कहलाता है आपका सेंट्रॉइड। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? G से डिनोट करते हैं, ठीक है, G से डिनोट करते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना सिखाऊंगा, इसी का केवल कोऑर्डिनेट निकालना सीखना है, बाकी का कोऑर्डिनेट निकालना नहीं सीखना है, बाकी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में याद रखना है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर नाम से पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया। अब ये जो एंगल है इसको हमने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, ये जो एंगल है इसको हमने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, और ये जो एंगल है इसको हमने डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब ये जहां पर मिले, अब ये जहां पर मिले वही आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इन सेंटर। क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा इन सेंटर, ठीक है। आई क्लियर है? इसे कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब एक ऐसा सर्किल इसमें फॉर्म होगा, ये एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा? ये, ठीक है, ये इन सेंटर है, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा भैया? आराम समझिएगा हर एक चीज। ABC, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये निश्चित नहीं है कि ये कॉर्नर से ही जाके मिले, हो सकता है ये यहां से जा रहा हो,
ये आपका यहाँ से जा रहा हो सकता है ये आपका यहाँ से जा रहा हो। तो ये जहां पर मिले वो क्या कहलाते हैं, सरकम सेंटर। क्या कहलाता है, लिख लीजिए भाई, सरकम सेंटर। ठीक, इसको हमने जी से डिनोट कर, सी से डिनोट कर लिया। ठीक, समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो। एल्टीट्यूड क्या होता है, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अगले सामने वाली साइड पर, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड पर, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड पर। तो ये जो पॉइंट मिला इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीजें एकदम ध्यान से। सेंट्रॉयड क्या होता है भाई, सेंट्रॉयड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। इन सेंटर क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। ठीक, क्लियर, यहां तक चीजें सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुक जाइए। तो यार ये बेसिक बात सबको समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेनली आपको सेंट्रॉयड निकालने आना चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पर ये जो सरकम सेंटर बन रहा है, सरकम सेंटर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक सर्कल बनेगा यहाँ पर जो कि इन तीनों को टच करते हुए जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से मिलाओगे, इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से मिलाओगे, इसको यहाँ से मिलाओगे तो आपका रेडियस मिल जाएगा। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर यहाँ का ये जो रेडियस बनता है इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ चीजें होती हैं उनका रिलेशन हम अगले चैप्टर में जो ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। ऑर्थो सेंटर आपको समझ में आ गया होगा, ये ओ होता है। क्लियर, चलिए अब सेंट्रॉयड निकालते कैसे हैं उसका फॉर्मूला बस आप सीख लीजिए। ठीक है, सेंट्रॉयड जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दे दिया गया और आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए गए, क्या, ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। ठीक है, और यहां पर जो यहां पर मिलाओगे एक पॉइंट पर मिलेगा ये कहीं मीडियन से। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, p मान लेते हैं। ये होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। मतलब ये जो लाइन है ये 2:1 के रेशियो में है, ये जो लाइन है ये 2:1 के रेशियो में, ये जो लाइन है 2:1 के रेशियो में है। तो जिधर बड़ा वाला पोर्शन उधर 2 रेशियो, इधर 1 रेशियो। तो ये लाइन, ये पॉइंट जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि भैया फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका सेंट्रॉयड हो जी, आपका इन सेंटर हो, आपका सरकम सेंटर हो, आपका ऑर्थो सेंटर हो, ऑल लाइज ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, एक ही जगह पर पड़ते हैं आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में। दूसरी चीज की रिलेशन बिटवीन आपका कुछ होता है, रिलेशन बिटवीन ओ जी और सी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये ओ जी सी के बीच में रेशियो होता है 2:1 का। इसको याद करने का तरीका क्या था, ओ जी सी का क्या मतलब होता है कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट और सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है एक दूसरे के, अगर ये तीनों एक लाइन में पड़ेंगे, ये तीनों एक लाइन में पड़ेंगे ओ जी सी। ठीक है, ये 2:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक है, सेंट्रॉयड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। याद इसको कैसे करते हैं, इसको याद करते हैं ऐसे, ONGC आपने नाम सुना होगा, ONGC आपने नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा। तो यहां पे N को हटा देना, O से आपका हो गया ऑर्थो सेंटर, G से हो गया आपका सेंट्रॉयड और C से हो गया सरकम सेंटर। ठीक, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई फॉर राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर लाइज ऑन दिस हाइपोटेनस। ठीक है, सरकम सेंटर ऑफ हाइपोटेनस लाइज, अरे
circumcenter of the triangle lies on the hypotenuse of triangle lies on hypotenuse। ठीक है, सर्कमसेंटर कहां पे लाई करेगा, यहां पर हाइपोटेनस पर, और ये इसको हाफ पार्ट में डिवाइड भी कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, हालांकि बहुत जरूरी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक, इट ऑल्सो बाइसेक्ट द हाइपोटेनस। ठीक, तो ये बेसिक बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके लिए यूजफुल होंगी। आई होप सारी चीजें मैंने समझा दी आपको। इतनी मेन आपका सेंट्रॉइड पे सवाल आता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल में हम दोबारा रिपीट करेंगे, ये x1 + x2 + x3/3 और ये y1 + y2 + y3/3, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ना भी है, तो फटाक से इसको रिवाइज कर ले, पढ़ लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको x2, y2 और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको x3, y3। आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है आपका हाफ ऑफ, याद करने का तरीका सीखिएगा, हाफ ऑफ, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगाते हैं, हाफ ऑफ x1 पहले लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे y2 - y3। ध्यान रखिएगा, अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा, y2 - y3। ठीक है, प्लस x1 लिख लिया, अब यहां लिखिए x2, यहां लिखिए y1 - y3, सॉरी थोड़ा नीचे में लिखता हूं, जगह भी नहीं बचेगा, यहां लिखता हूं, ये लिखा x1, फिर यहां लिखा y2 - y3। ठीक, प्लस x2 लिखा, x2 के बाद क्या आ जाएगा, x1 1 2 3, फिर 2 3 1, ये हो जाएगा y3 - y1, प्लस x3 होता है, फिर 3 1 2, ये हो जाएगा y1 - y2। ठीक है, ऐसे याद रखना है, और आगे हाफ रहेगा। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 हमेशा आएगा, ऐसे ही चलेगा। x1 x हमेशा बाहर रहेगा, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो तरीका भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको क्या लिख लेना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर से x1 और y1। ठीक, ये लिख दिया, x1 को y2 मल्टीप्लाई करना है, x2 को y3 में और x3 को y1 में। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। फिर अब नीचे से ऊपर जाओ, ये माइनस हो जाएगा सब, माइनस x2 y1, नीचे से ऊपर जाते हो तो मेहनत लगता है ना, इसलिए माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। ठीक है, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना वही चीज लिखा हुआ है, इसको खोलो, x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। ठीक है, मॉड में रहेगा और बाहर हाफ रहेगा। क्लियर, देखो x1 y2 x2 y3 और x3 y1 प्लस में है ना, x1 y2 x2 y3 और x3 y1 प्लस में है ना, देखो यहाँ भी x3 y1 x2 y3 और x1 y2। ठीक, x2 y1 x3 y2 और x1 y3, x1 y3 x2 y1 और x3 y2। ठीक है, तो ये माइनस में रहेगा। दोनों ही तरीका है, आप किसी भी तरीके से याद कर लोगे। अब यहां पर आता है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका कोई 1-2 पॉइंट है, ये अगर आपका ये पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर होगा ना तो आपको कुछ ना कुछ एरिया देगा। अगर ये पॉइंट इसी पर होगा, तीसरा पॉइंट ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी, तो यहाँ पर एरिया आपको कुछ ना कुछ मिलेगा
यहाँ पर एरिया नहीं मिलेगा। अगर एरिया इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप इसको क्या कह देंगे कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब भी आपको कोलिनियर का सवाल आता है ना, उसको सबसे सही तरीका यही होता है करने का कि आप क्या दिखा दो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर? तो दैट वाज, यहाँ तक चीजें हैं क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसमें भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको मैंने पढ़ा दी हैं। ठीक, अब कुछ चीजें आपको मैं थोड़ी सी आगे की बता देता हूं जो आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, बट अभी भी आपको जानना चाहिए क्योंकि एनटीएससी के सवाल में कुछ जगह ये सारी चीजें यूज होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन क्लियर है? चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन से सबसे पहले आपको सिखाया जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन है ये। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना कुछ मुड़ी हुई है, तो ये थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर है। तो इस थीटा एंगल में जो चीज होती है ना, तो यहां पर टेन थीटा ऑफ द एंगल, टेन ऑफ द थीटा, टेंजेंट ऑफ द थीटा क्या कहलाता है, टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का वो बेस लेकर कि भाई कितने एंगल पर ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लिख लो, एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, मान लीजिए 2 पॉइंट हमने दे दिए, हमने एक लाइन ले लिया यहां पर ये x1 y1 और x2 y2। ठीक, आपको m निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, m इज इक्वल टू टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? देन क्लियर? चल, कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको अगर बनाओगे ग्राफ पर तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c की लाइन। ठीक है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस y x m स्लोप c कांस्टेंट। कांस्टेंट c क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर? थोड़ी सी चीजें एडवांस हो रही होगी लेकिन एक बार देख लेना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्लियर? चलो, अब इसके बाद आपका बचता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2। अगर दो लाइन है जिसका स्लोप आपको m1 और m2 है तो आप एक्यूट एंगल बिटवीन देम निकाल सकते हो। एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये चीज होता है। तो ये यहां तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। tan थीटा में आप m1 की वैल्यू रखोगे, m2 की वैल्यू रखोगे, 1 प्लस m1 m2 और आपके पास tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आपकी जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप 60-30 वो ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया जाएगा, वहां से पता चल जाएगा। कुछ चीजें जो अभी लिख लो बट ट्रिगो पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री का, कोई भी एंगल नहीं है। ठीक है, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, अगर आपका tan थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, किसका मतलब क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन, ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
मतलब तब ये होता है कब m1 m2 की वैल्यू क्या हो -1 हो। कब अगर ये वैल्यू -1 हो जाएगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनाइट हो जाएगी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। और थीटा ये कब होता है जब 90 डिग्री होता है। ठीक, तो ये चीजें हैं कुछ थोड़ी सी एडवांस हो रही होंगी। आई होप आप लोगों को शायद न समझ में आ रहा होगा, बट आप एक बार देखे रहोगे तो जब मैं सवाल में इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो वहां पर चीजें आपको समझ में आएंगी, या फिर कभी बढ़िया सवाल मिलता है तो वहां पर लगाने में आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें क्लास 11th की है, बट आप एक बार देख लो। एम स्लोप निकालना तो क्या करोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल लोगे। किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया ये पॉइंट x1 y1 x2 y2। ठीक, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लोगे। मान लो एक और पॉइंट लिख दिया मैंने x3 y3। ठीक है, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लोगे, यहाँ से स्लोप निकाल लोगे और लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी एडवांस की चीजें हैं, मतलब एडवांस मतलब ये कह सकते हैं क्लास 11th की चीजें हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रही तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, सवाल नहीं पूछे जाएंगे इस लेवल के, बट आपको एक बार देख लेना चाहिए सारी चीजें। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें थी आपका इस चैप्टर में। यहीं पर ये चैप्टर आपका थ्योरी पोर्शन सारा समाप्त हो गया। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एरिया, अगर एरिया तक चीजें समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर चीजें नहीं भी समझ में आए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए, तो अब हम इसका लाइव प्रैक्टिस सेशन करेंगे, सभी सवाल लगाएंगे। जो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना समझ में आया उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम दोबारा उसको लाइव सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज या मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल रैंकर्स NTSC के ऐप से परचेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।